नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। ऑल अबाउट डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम सीरीज़ में आज हम बात करेंगे, अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको किस तरह टैक्स का बेनिफिट हो सकता है। जी हाँ, अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उसकी आपको डिडक्शन मिलती है जो आपकी टोटल इनकम होती है उससे, और इस तरह आपका जो है टैक्स सेविंग यहाँ पर होती है, टैक्स का बेनिफिट आपको होता है। किस तरह होता है यह हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप GST, इनकम टैक्स और TDS से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो ऐसे में किस तरह आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमें बताता है सेक्शन 80E, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं और उस लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो यह आपके लिए जो है डिडक्शन का काम करता है। आपकी जो टोटल इनकम होती है उसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट डिडक्ट कर दी जाती है और आपका टैक्स सेव हो जाता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है और यह लोन अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या फिर किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से लिया है तो ऐसे में आप इस लोन पर जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल। तो यह डिडक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए ही एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो इन दैट केस यह डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती है। In computing the total income of an SSC being an individual, there shall be deducted in accordance with the subject to the provisions of this section any amount paid by him। तो कोई भी अमाउंट जो उसके द्वारा पे की गई है in the previous year out of his income chargeable to tax by way of interest on loan taken by him from any financial institution or any approved charitable institute for the purpose of pursuing his higher education or for the purpose of higher education of his relative। तो अगर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं या अपने किसी रिलेटिव की हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं और उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उतनी अमाउंट आप जो है अपनी टोटल इनकम से कम कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट की अमाउंट जो आप पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ बातें आती हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट क्या है, और जो रिलेटिव्स है उसकी डेफिनेशन में किस किस को कवर किया गया है, हायर एजुकेशन का मतलब क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा सबसेक्शन यह कहता है द डिडक्शन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनिशियल असेसमेंट ईयर एंड 7 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर और अंटिल द इंटरेस्ट इज पेड बाय एसएससी इन फुल विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको यह डिडक्शन मिलेगी इनिशियल असेसमेंट ईयर में और उसके बाद के 7 सालों में। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इनिशियल असेसमेंट ईयर कौन सा है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपको एजुकेशन के लिए लोन देता है, आप अपनी स्टडी के लिए लोन लेते हैं, तो ऐसे में उसके अंदर कुछ मोरेटोरियम पीरियड रखा जाता है। दैट मीन्स जिस पीरियड में आप अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, बैंक उस पीरियड में आपसे कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट डिमांड नहीं करता है। बैंक के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। दैट मीन्स इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो आपसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपसे रिकवर किया जाएगा। तो जिस ईयर से आपकी इंटरेस्ट पेमेंट की रिकवरी की जाती है वह पहला साल इनिशियल असेसमेंट ईयर माना जाता है और उस साल से अगले 7 साल तक आप यह डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, जब भी बैंक से या इंस्टीट्यूट से आप लोन लेते हैं एजुकेशन लोन, तो आपको लोन लेते ही इंटरेस्ट पे करना नहीं होता है। आपको मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है आपकी स्टडी के लिए, और आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, आप जब जॉब करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट तब स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि इनिशियल असेसमेंट ईयर क्या है। तो सबसेक्शन 3 क्लोज डी में बताया गया, इनिशियल असेसमेंट ईयर मीन्स द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द एसएससी स्टार्ट्स पेइंग द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जिस ईयर से जो एसएससी है वो इंटरेस्ट की पेमेंट स्टार्ट करता है, वह इनिशियल असेसमेंट ईयर माना जाता है। तो इनिशियल असेसमेंट ईयर प्लस 7 ईयर्स आपको मिलते हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए। उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का क्या मतलब है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मींस ए बैंकिंग कंपनी टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स which the central government may by notify in the official gazette specify in this behalf। तो जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जरिए गवर्न होते हैं वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स माने जाएंगे। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के जरिए किसी और इंस्टीट्यूट्स को भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नोटिफाई कर सकती है। अप्रूव्ड चैरिटेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट means an institution specified in or as the case may be an institution established for charitable purpose and approved by prescribed authority under clause 23C of section 10 or an institute referred to in clause A of subsection 2 of section 80G। तो वो इंस्टीट्यूट जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए एस्टैब्लिश किया गया है, बनाया गया है, और वो सेक्शन 10 क्लोज 23C के तहत रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर सेक्शन 80G सब सेक्शन 2 क्लोज ए के तहत रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स। तो ऐसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से अगर आप लोन लेते हैं एजुकेशन के लिए, तो वो भी जो है इंटरेस्ट की पेमेंट आपके लिए डिडक्टेबल होगी, आपके लिए टैक्स सेवर होगी। उसके बाद बात आती है हायर एजुकेशन का मतलब क्या है। हायर एजुकेशन मीन्स एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो जब आप सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो आप एजुकेशन करना चाहते हैं वो आपकी हायर एजुकेशन मानी जाती है। तो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, जिसको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप MBA करना चाहते हैं या फिर आप IT के फील्ड में कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो इन दैट केस यह हायर एजुकेशन माना जाएगा। हायर एजुकेशन मीन्स एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के द्वारा कोई भी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, उसके तहत अगर आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया है और उसके बाद आप किसी कोर्स के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो हायर एजुकेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता था, रिलेटिव का मतलब क्या है। रिलेटिव मीन्स अगर कोई व्यक्ति अपने स्पाउस के लिए, दैट मीन्स अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की एजुकेशन के लिए लोन लेता है, या फिर वाइफ अपनी हस्बैंड के एजुकेशन के लिए लोन लेती है, या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, तो ऐसे में वो सब रिलेटिव्स में कवर होंगे और आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो आपके लिए डिडक्टेबल होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह आप इंटरेस्ट की पेमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से अगर कोई भी लोन लेते हैं एजुकेशन लोन, और इस एजुकेशन लोन पर आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो इनिशियली असेसमेंट ईयर और उसके 7 साल तक आपको इस इंटरेस्ट पेमेंट का जो है बेनिफिट मिलता है अपनी टोटल इनकम से। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।